अंदर रहकर ही सुधारों को प्रेरित किया जाए, जिसमें लोगों का समाज है तो सभी लोगों के समाज के में अधिकार बराबरी के होंगे और ब्राह्मणवाद विरोधी विचार उत्पन्न होंगे। विषय वस्तु रहेगी छुआछूत को समाप्त करना, सामाजिक बहिष्कार को खत्म करना और मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दों की बातचीत होगी। शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी और जातिगत संगठन बनेंगे, जस्टिस पार्टी बनेगी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनेगी। ऐसे अलग अलग प्रकार के संस्थाओं का निर्माण होगा जो इन आंदोलनों को दिशा प्रदान करेंगे। 19वीं सदी के आंदोलन सुधारवादी प्रवृत्ति के होते हैं। सुधारवादी का मतलब धर्म के अंदर रहकर ही सुधारों को प्रेरित किया जाए, जिसमें गोपाल बाबा वलंगर और ज्योतिबा फुले जैसे महान लोग जुड़ेंगे। यह सुधारवादी का मतलब रहेगा कि हम धर्म के भीतर रहकर ही इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन 20वीं सदी में रूपांतरणवादी की बातचीत होगी। रामास्वामी, नायकर, पेरियार और अंबेडकर जैसे नेता यहां पर आएंगे जो कहेंगे कि जब तक हम हिंदुओं में रहेंगे तब तक हमारा शोषण ही होता रहेगा, हम धर्म को ही बदल देते हैं। परिवर्तन रूपांतरणवादी होंगे। अब पहली बार धार्मिक बदलावों की शुरुआत होगी, एक नए धर्म के रूप में उनका जीवन यापन होगा। तो पहले जो थे वो सुधारवादी थे और दूसरे जो आंदोलन 20वीं सदी में आएंगे वो रूपांतरणवादी के रूप में देखे जाते हैं। 19वीं सदी के आंदोलन में भारतीय समाज की जड़ता और पतन का कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें निचली जातियों का शोषण होता रहा है और आज भी हर व्यक्ति के जो उच्च जाति के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं वह ब्राह्मणवादी गुण है, जो ये मानते हैं कि वह जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसकी अपनी एक अलग ही प्रकार की वंशावली है। जबकि वर्तमान में ये जान चुके हैं, स्पष्ट हो चुका है कि किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने जाति के आधार पर आडंबर करते रहेंगे। और ये मैंने बहुत बार सोचा सुना है। मतलब मैं आपको बताऊं कि खास करके उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जब मैं क्लास लेने जाता था तो मैंने ये कई बार सुना है। जब मान लीजिए कि मैं किसी ड्राइवर से कह रहा हूं कि फलाना ड्राइवर जो गाड़ी में आया था वो अच्छा नहीं था, तो वो जो ड्राइवर है वो उच्च जाति का है, तो क्या कहेगा, क्या कर सकते हैं सर, ये निम्न जाति के लोग ऐसे होते हैं। मतलब आप सोचिए कि उनके दिमाग में ये विचार है कि उस व्यक्ति के खराब नेचर के लिए केवल उसकी जाति जिम्मेदार थी, उसके अंदर का जो गुण था, उसके अंदर की शिक्षा दीक्षा कोई कारक नहीं थे। और ये आपको बहुत आसानी से डायलॉग मारते हुए लोग मिल जाएंगे आज भी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार जैसी जगह में कि हाँ निम्न जाति के लोगों के विचार ऐसे होते हैं। भाई हमने कहा कौन से विचार होते हैं? आप यदि उन्हें शिक्षित करेंगे, यदि आप उन्हें बेहतर तरीके का पर्यावरण देंगे, समानता का भाव प्रेरित करेंगे, तो वो भी आपके जैसे सोच पाएंगे। तो आपने जो पहले से अपने आप को विशेषीकृत विशेष अधिकारों से गढ़ा हुआ मान लिया है, वो सारी चीजें आपको वहां भी मिल जाएगी। इस तरीके के कॉमन डायलॉग बोल देते लोग। यह राज्य का नैतिक दायित्व था कि वह कानून शिक्षा आदि के माध्यम से शोषण की प्रक्रिया को समाप्त करे। तो 19वीं सदी में जो नेता हैं वो अंग्रेजों से कहेंगे कि आप इस जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून लाइए। वे कहेंगे कि यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण ये सारी समस्याओं का निर्माण हुआ है। इसके लिए आवश्यक था कि प्रशासनिक संस्थाओं में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त किया जाए। खास करके जो उच्च स्तरीय पद है उसमें जो उच्च जाति के लोग हैं, जब तक ये बने रहेंगे तब तक निम्न जातियों का उत्थान नहीं हो पाएगा। निचली जातियों को विशेष अधिकार देकर इन प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जाए। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अन्य पीड़ित वर्ग महिलाएं भी थी, अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के भी यहाँ प्रयास होने चाहिए, क्योंकि इस व्यवस्था में महिलाएं किसी भी जाति की हो उन्हें हमेशा ही दोहरे दर्जे का माना गया था, उन्हें हमेशा ही बराबरी के अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। गोपाल बाबा वलंगर, उन्होंने लोगों को परंपरागत सामाजिक आर्थिक शोषण से छुटकारा दिलाने के कदम उठाए। छुआछूत मिटाने, अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों के कल्याण के लिए विटाल विध्वंसक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ज्योतिबा फुले के अनुसार भारत में निम्न जातियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा से इन्हें वंचित रखा गया। इससे इन जातियों में नीति और चरित्र का निर्माण नहीं हो सका। इनकी वैचारिक आर्थिक निर्भरता उच्च जाति पर बनी रही और इसलिए उन्होंने 1849 के बाद से स्त्री शिक्षा और निम्न जातियों की शिक्षा के लिए स्वयं कदम भी उठाए और लगातार शिक्षा का प्रसार करने के लिए हर संभव विरोध को झेला। ज्योतिबा फुले जो मूवी आई थी उसको जरूर आप एक बार देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत लोग रूढ़िवादिता के तहत स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे थे। वे विरोध कर रहे थे कि महिलाओं को शिक्षित कर देना पाप होगा। क्या सोच रही होगी? आज तो देख सकते हैं कि वो सोच गलत थी, गंदी थी। मतलब इतना तो क्लियर हो जाता है ना कि हाँ उस व्यवस्था के अंतर्गत जो परंपरा के रूप में चीजें मानी गई वो पूरी तरह से गलत थी। तो आज वो व्यवस्था को सपोर्ट करने वाले लोग मूर्ख नहीं तो क्या है? तो 1849 के बाद इन्होंने स्त्री शिक्षा और निम्न जातियों की शिक्षा के लिए व्यापक प्रयास किए। फिर आते हैं 20वीं सदी में। रूपांतरणवादी आंदोलन की विशेषता दलितों के हित हिंदुओं से अलग है, अतः इन्हें हिंदू धर्म के विकल्प की तलाश करनी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास है। यहाँ पर अंबेडकर जी कहेंगे कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसमें भी जो बड़े बड़े नेता हैं या तो वो उच्च जाति के हैं या वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सपोर्टर है। और इसी कारण से यदि यहाँ पर अंग्रेज चले जाते हैं तो यहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ही शासन करने आएंगे और जो पिछले 2000 वर्षों की गुलामी थी अंग्रेजों के जाने के बावजूद भी रहेगी। इसलिए सबसे पहले वो कहेंगे कि ब्रिटिश राज दलितों के संरक्षक की भूमिका में है, हम उनका सपोर्ट करेंगे और इस व्यवस्था की जगह पर हम अपना एक नया धर्म तय करेंगे। दलितों की स्थिति में सुधार अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व से सुनिश्चित होगा। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा निम्न जाति के लोगों को राजनीति में मंत्री पद से लेकर अलग अलग पदों में उच्च पदों में शामिल कराया जाए, जिससे आरक्षण की व्यवस्था का शुभारंभ होता है। रामास्वामी, नायकर, पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में दक्षिण भारत में प्रारंभ करेंगे। हिंदू रूढ़िवादिता का खंडन करेंगे। आंदोलन का उद्देश्य धर्म, जाति और पुरोहितवाद के विरुद्ध समाज में चेतना लाना है। महात्मा गांधी के एक कठोर आलोचक बन जाते हैं जब महात्मा गांधी इस वर्ण व्यवस्था के समर्थन की बात करते हैं कि जब व्यक्ति के पास जिस प्रकार के गुण है उसी कार्य को वो करेगा तो वह जल्दी उसे निपुणता से पूरा कर पाएगा और वह अपने इष्ट को भी समय दे पाएगा। सभी व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था का जब महात्मा गांधी ने समर्थन किया था तो पेरियार जी ने उनकी बहुत कठोर आलोचना की थी कि हमें ऐसी उम्मीद आपसे तो नहीं थी। रामास्वामी नायकर ने मनोधर्मशास्त्र और रामायण को जलाने की वकालत की। 1925 में एक समाचार पत्र कुदी अरासू निकाला और एक उग्र समाज सुधारक के रूप में जाने गए। नायकर, पेरियार ने धर्म के साथ साथ ब्राह्मणों के अधिपत्य और जाति प्रथा पर भी आक्रमण किया। जाति विवाह, विधवा विवाह और परिवार नियोजन जैसे मुद्दों पर बल दिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट सुधारवादी थे। मतलब खुले तौर पर कहीं किसी भी मंच पर ये खुली बात कर देते थे जो कई बार लोगों को इनके खिलाफ खड़ा कर देती थी। दक्षिण भारत में इन्होंने बहुत ही सक्रियता के साथ जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और खास करके निम्न जातियों के अधिकारों के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किए। केरल में एजवा जाति से संबंध रखने वाले श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था बनाई। नारायण गुरु ने गांधी जी की चतुर्वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने के लिए उनकी आलोचना की, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह चतुर्वर्ण व्यवस्था ही जाति और अनटचेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। श्री नारायण गुरु ने भी इनका विरोध किया था। महात्मा गांधी का टीएम नायकर, न्याय दल के संस्थापक, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध अभियान। नायकर का कहना है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत करना होता है। पुरोहितवाद एक ऐसा ही तत्व है। मतलब नायकर कहते थे कि इनमें सुधार उधार की कोई बातचीत नहीं हो सकती, बस एक ही चीज हो सकती है, समापन, एंडिंग। इसका समापन करना ही इस पूरी समस्या का समाधान है। कुछ चीजों में सुधार नहीं हो सकते। पुरोहितवाद एक ऐसा ही तत्व है।
सुधारों में शिक्षा, सबसे पहले निम्न जाति के लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जाए, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए कि उच्च जाति उनका शोषण नहीं करेगी, उनसे बेगारी नहीं कराएगी, और ऐसे कानून बनाए जाएं जो इस अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को समाप्त करें, उन्हें कानूनी संरक्षण भी दिया जाए, उन्हें अधिकार भी दिए जाए। तो सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर चेतना उत्पन्न की जाएगी कि आप एक मानव हो, आप तो शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर चेतना का निर्माण किया जाएगा, आत्मसंपन्नता का भाव पैदा किया जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा को देकर अंग्रेजी नौकरियों में आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे ताकि उच्च जाति पर उनकी निर्भरता समाप्त हो जाए और वह समझ सके कि अब उनका वर्चस्व, उनकी अपनी महत्ता अलग है और वह उच्च जाति से कहीं से कहां तक पीछे नहीं है। सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक अधिकार, शासन में उन्हें अधिकार दिया जाए, बड़े पदों पर धीमे धीमे वे अपने आप को स्थापित करें, प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर, यहां राजनीति में प्रवेश करेंगे, यहां बड़े बड़े पदों में प्रवेश करेंगे और मंदिर में प्रवेश करने के लिए कदम उठाएंगे, और अगर मंदिर में प्रवेश नहीं होता है तो धर्म परिवर्तन में बौद्ध धर्म को परिरूप के रूप में स्वीकार करेंगे। पर जातीय आंदोलन की सीमाएं क्या रही? जितने जातीय आंदोलन थे वे भी अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे थे, समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, और वही सारी प्रॉब्लम यहां भी थी। अधिकांश आंदोलन क्षेत्र विशेष तक सीमित रहे, जैसे तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन। कुछ जातीय आंदोलन ने राष्ट्रवादी आंदोलन से पर्याप्त दूरी बनाए रखी, बिल्कुल, क्योंकि जातीय आंदोलन ये मानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया तो यहाँ जो भी सरकार आएगी वो उच्च जाति के लोगों का समर्थन करेगी, और उच्च जाति के लोगों का समर्थन करेगी तो गुलाम तो हम तब भी थे और अब भी रहेंगे। इसका मतलब है कि फिर अंग्रेजों का रहना ठीक है, तो राष्ट्रवादी आंदोलन से दूरियां बनाए रखेंगे। अंबेडकर जी के द्वारा बहुत लंबे समय तक, मैं कहूंगा कि अंतिम समय तक भी राष्ट्रवादी आंदोलनों का वो समर्थन नहीं दिया गया जो कि जरूरत थी, आवश्यकता थी, लेकिन उनके मन में जो डर था वो यही था कि कहीं राष्ट्रवादी आंदोलन में भारत आजाद होता है तो फिर से बागडोर कांग्रेस के हाथ में आएगी, और कांग्रेस का मतलब है उसमें भी उच्च जाति के लोग रहेंगे। कभी कभी जातीय आंदोलन धार्मिक आधार पर विभाजन को भी बढ़ावा देने लग गए थे, मतलब धीमे धीमे यह धार्मिक विभेदन का भी कारण बनने लगे। प्रगतिशील नेतृत्व की कमी, कुछ आंदोलन का नेतृत्व केवल प्रतिक्रियावादी रहा, प्रतिक्रियावादी मतलब केवल विरोधी रहा, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई कदम नहीं उठाए। जैसे ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा को समस्या के रूप में देखा और खुद कदम भी उठाए, और कुछ ने केवल विरोधी करना शुरू किया लेकिन कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे कि इनके उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। सामाजिक जागरूकता, क्या उपलब्धियां रही इस आंदोलन की? निचली जातियों में आत्मसम्मान और अधिकार के प्रति चेतना उत्पन्न हुई, निश्चित ही बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और शिक्षा संस्थान में प्रवेश सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए। स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय, आरक्षण, समानता आधारित प्रावधानों की बुनियाद इन्हीं आंदोलनों का परिणाम है। दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग में राजनीति में भागीदारी की चेतना को भी जागरूक करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। बड़ी संख्या में नेता तो नहीं, लेकिन फिर भी राजनीति में इनका प्रवेश प्रारंभ हुआ, इन्होंने भी निर्णय लेने की शुरुआत की जो कि शासन में हो सकते थे। भारतीय राष्ट्रवाद को सामाजिक आधार प्रदान किया, कहीं न कहीं धीमे धीमे जो पिछड़ा समुदाय था वो भी अब एक राष्ट्र के रूप में इस क्षेत्र को, इस भूमि को देखने लगा। जाति पर आधारित वर्चस्व के ढांचे को चुनौती दी और स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक, क्योंकि डेमोक्रेटिक और समावेशी इंक्लूसिव चीजें तभी हो पाएगी जब सभी मिलकर राष्ट्र बनाएंगे, सभी मिलकर शासन करेंगे, सभी लोग मिलकर मतदान करेंगे। तो कहीं न कहीं आंदोलनों ने समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत बड़ा समर्थन दिया। जहां समाज सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया था, वही जातीय सुधार आंदोलनों ने समावेशिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अधिकार है। ब्रिटिश भारत के जातीय आंदोलन केवल सामाजिक असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के सामाजिक स्तंभ थे। इन आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में समावेश, समानता, सामाजिक न्याय की धाराओं को मजबूत किया। समावेश मतलब सभी महिलाएं, निम्न जातियों के लोगों को शामिल किया, समानता मतलब भेदभाव को खत्म किया, और सामाजिक न्याय का मतलब समाज के अंदर इन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इसमें से कुछ सीमाएं थी। इन आंदोलनों ने स्वतंत्र भारत के सामाजिक ढांचे को समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इन आंदोलनों के कारण ही कहीं न कहीं भारतीय समाज में सभी धर्म के और सभी जाति के लोगों में भारतीयता का एक भाव भी प्रेरित होने लगा। भारतीयता के रूप में या लोकतंत्र के रूप में एक शासन व्यवस्था के निर्माण में उन्होंने योगदान निभाया। 19वीं और 20वीं सदी में महिला आंदोलनों के जो आंदोलन होते हैं वो महिलाओं को समानता प्रदान करने के उद्देश्य से होते हैं। महिला शिक्षाओं की बातचीत होती है, महिला अधिकारों की बातचीत होती है, महिलाओं के खिलाफ शोषण जो हो रहा था उसे रोकने की बात होती है। ये महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे, बल्कि महिलाओं के शोषण को रोकने की बात करेंगे, सती प्रथा को बंद करने की बात करेंगे, विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे, एक न्यूनतम आयु सीमा की बात करेंगे, महिलाओं के शोषण को समाप्त करने के कदमों की बात करेंगे। इन आंदोलनों का जो मेन विषय वस्तु था किसी तरीके से महिलाओं की समानता पर बात करना। लेकिन जो 20वीं सदी के महिला आंदोलन थे वो समानता के साथ सशक्तिकरण की बात करेंगे। अब महिलाओं को शिक्षित ही नहीं बल्कि उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं के राजनीतिक अस्तित्व पर काम करना, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, महिलाओं के मतदान करने की बात पर ध्यान देना, महिलाओं को सशक्त करना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, महिलाओं के अधिकारों को कानूनी संरक्षण देना, और जहां जहां पर महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार की घटनाएं होगी उन्हें कानूनी तरीके से हल करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो 20वीं सदी के जो आंदोलन है वो सशक्तिकरण के आंदोलन है। 20वीं सदी के जो आंदोलन है वो महिलाओं के एक प्रकार से शोषण के खिलाफ नहीं बल्कि समानता को स्थापित करने और कानूनी संरक्षण देने के आंदोलन है। भारत में जातीय आंदोलन मुख्य समस्या का समाधान करने में तो सफल नहीं हुए, किंतु भारतीय समाज में मतभेद और वैचारिक अंतराल को बढ़ाने के वाहक बने। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, बुराई करनी है इस कथन की, आप कहेंगे नहीं नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं मतभेद नहीं उत्पन्न किए बल्कि वास्तविक समस्या को ही केंद्रित किया।